कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले चंदा जुटाने के लिए डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस से पहले कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग कांग्रेस पार्टी को 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या इससे भी ज्यादा चंदा दे सकते हैं। डोनेशन ये सब देश के बनाने में हमको मदद होता है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद भोपाल में तेज म्यूजिक बजाने पर पहली कार्रवाई हुई है। ऐशबाग इलाके में शिकायत मिलने पर पुलिस ने म्यूजिक सिस्टम जब्त कर लिया। वहीं आरोपी के खिलाफ कोलाहल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के लाजपत नगर में तेज रफ्तार एक वाहन ने शख्स को टक्कर मार दी। युवक उछलकर गाड़ी के बोनट पर गिरा तो ड्राइवर उसे गाड़ी पर लटकाकर ही डीएनडी फ्लाईओवर तक घसीटता ले गया। यूपी के बरेली जंक्शन पर 3 महिला टीटीई ने एक लड़की की पिटाई कर दी। आरोप है कि टीटीई ने लड़की को कॉलर पकड़कर घसीटा। वीडियो सामने आने के बाद डीआरएम मुरादाबाद और डीआरएम इज्जत नगर ने जांच के आदेश दिए हैं। ज्ञानवापी परिसर में किए गए सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज पेश कर दी गई। पेश की गई इस रिपोर्ट पर अब 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। और ये रिपोर्ट 2 सील बंद लिफाफों में एएसआई की टीम ने अदालत में पेश की। बताया गया कि एक लिफाफे में 500 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट है, जबकि दूसरे लिफाफे में करीब 50 पन्नों की समरी रिपोर्ट है। कोर्ट ने जो है हमारे दिए गए रिपोर्ट को जो है कोर्ट किया है, कोर्ट करके जो है सुनवाई के लिए किस तारीख लगा दिया है। रिपोर्ट पेश होने के बाद हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की, जबकि मुस्लिम पक्षकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर आपत्ति जताई। यहाँ तक एप्लीकेशन दे दिया कि साहब हमारे ईमेल आईडी पर इसको अपलोड कर दिया जाए, आज ही दे दिया। तो ये कैसे संभव है? जो प्रोसीजर है, अगर इनको लेना भी है तो नकल के जरिए लेंगे। फिलहाल सबकी निगाहें कोर्ट में पेश एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिस पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे के मामले में अब 11 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आज हुई सुनवाई में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से इसे 9 जनवरी तक टालने की अर्जी दाखिल की गई और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई का हवाला दिया गया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी अपील में ये बात रखी कि इस केस की 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और अगर सर्वोच्च न्यायालय सर्वे को लेकर कोई फैसला लेता है तो आज दिए गए आदेश का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लिहाजा 9 जनवरी के बाद ही सर्वे पर सुनवाई हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई का कोई और दूसरा तरीका तय करती है, तो इसलिए हमने कहा इन ऑल प्रॉपर्टी इस केस की प्रोसीडिंग 9 तारीख तक के लिए स्टे कर दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला लिया कि वो शाही ईदगाह पर सर्वे को लेकर अब 11 जनवरी को सुनवाई करेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर में स्थापित करने के लिए भगवान राम की चरण पादुका भी अयोध्या के सफर पर निकल चुकी है। सोने और चांदी से बनी इस चरण पादुका को हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार किया है। इसे बनाने में 7 किलो चांदी और 1 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। भगवान राम की ये चरण पादुकाएं फिलहाल पूरे देश के पवित्र तीर्थ स्थलों के भ्रमण पर हैं और रविवार को रामेश्वरम से होते हुए अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं। गुजरात में ये पादुकाएं ज्योतिर्लिंग सोमनाथ और द्वारकाधीश मंदिर में रखी जाएंगी। वहां से इन पादुकाओं को उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम ले जाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले 19 जनवरी को ये चरण पादुकाएं अयोध्या पहुंचेंगी, जहां प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान इन चरण पादुकाओं को पूरे विधि विधान से राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन स्वर्वेद मंदिर का उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, जहां एक साथ 20,000 लोग बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। और वहाँ किसी भगवान की पूजा नहीं होगी, बल्कि योग साधना होगी। मंदिर के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद थे, जिन्होंने मंदिर में मौजूद संतों से मंदिर की खासियत के बारे में जानकारी ली। साथ ही मंदिर में लगाई गई सद्गुरु सदाफल देव जी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें प्रणाम किया और मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई अद्भुत नक्काशी देखी। बताया जा रहा है कि स्वर्वेद महामंदिर का परिसर 68,000 वर्ग फीट में फैला है। कमल के फूल की तरह बनाए गए इस मंदिर का निर्माण 2004 में शुरू हुआ था, जिसमें 20 साल में 100 करोड़ की लागत से 7 मंजिला ये मंदिर तैयार हुआ, जो मूल रूप से 7 चक्रों को समर्पित एक आध्यात्मिक मंदिर है। मंदिर की दीवारों पर वेदों के 4000 दोहे लिखे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, जिसमें एक समय में एक साथ 20,000 लोग बैठकर ध्यान लगा सकते हैं।
स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में देश की विरासत पर गर्व जताते हुए प्रधानमंत्री ने राम मंदिर निर्माण का जिक्र भी किया। स्वर्वेद मंदिर को काशी के विकास का उदाहरण बताया। पीएम ने काशी के विकास के लिए संतों की भी तारीफ की और कहा कि आजादी के 7 दशक बाद देश ने दोबारा अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू कर दिया। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। वहीं सीएम योगी ने भी देश के मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया। 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। इस मौके पर स्वर्वेद महामंदिर के संतों ने पीएम मोदी को भेंट के तौर पर मंदिर की एक कलाकृति भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान लोगों को जीवन से जुड़े 9 संकल्प भी दिलाए। पहला संकल्प ये कि पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करिए। गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक बनाइए। अपने गांव, शहर और मोहल्ले को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम कीजिए। जितना हो सके मेड इन इंडिया उत्पादों का ही प्रयोग कीजिए और उन्हें प्रमोट करें। पीएम ने लोगों से कहा कि पहले आप अपने देश को देखिए और फिर विदेश में घूमिए। प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का भी आग्रह प्रधानमंत्री ने किया। मिलेट्स यानी श्री अन्न को जीवन में शामिल करिए और इसका खूब प्रचार प्रसार करिए। पीएम ने स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि योग हो या स्पोर्ट्स हो, उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। पीएम ने लोगों से गरीबी दूर करने के लिए गरीब परिवार का सहारा बनकर उनकी मदद करने को भी कहा। जनता को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हो रही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान वहां जूडो, कुश्ती और शतरंज समेत कई तरह के खेलों का आयोजन हो रहा था। पहले पीएम ने योगासन करते प्रतिभागियों को देखा और उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद पीएम ने कुश्ती और जूडो की प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों की फाइट के दाव पेच देखे। इस बीच वो एक रेफरी से कुछ कहते हुए भी नजर आए, जिस पर रेफरी मुस्कुराता दिखा। इसके बाद पीएम शतरंज के खिलाड़ियों की टेबल पर पहुंचे, जहां उनके खेल को देखा। पीएम ने शतरंज, कुश्ती समेत सभी खेलों में शामिल वहां मौजूद खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका उत्साह भी बढ़ाया। पीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने समूहों में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत की। इसके बाद मंच से पीएम ने समाज सेवा से जुड़ी कई महिलाओं और कुछ मेधावी छात्रों को सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी, जिसमें विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। साथ ही वाराणसी को दूसरी वंदे भारत ट्रेन भी दी, जिसे पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाराणसी को मिली एक और वंदे भारत की ये ट्रेन हर रोज वाराणसी से दिल्ली का सफर तय करेगी। वहीं 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए पीएम ने दावा किया कि वंचित लोगों को भी नीतियों का लाभ मिलेगा। देश के इस विश्वास को भी बढ़ाया है कि साल 2047 तक भारत विकसित होके रहेगा। वहीं सीएम योगी ने भी योजनाओं का लाभ हर नागरिक को मिलने की बात कही। ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है। ये नया भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर नागरिक को देने की गारंटी देता है। योगी ने कहा कि सभी के विकास की गारंटी ही पीएम मोदी की गारंटी है। रविवार को वाराणसी में काशी तमिल संगमम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में भाषण दे रहे थे, तब उनके भाषण का तमिल भाषा में लाइव ट्रांसलेशन भी हो रहा था और ये सब मुमकिन हुआ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। काशी तमिल संगमम के दौरान प्रधानमंत्री जो बातें हिंदी में बोल रहे थे, वो तमिल भाषियों के लिए तुरंत तमिल में ट्रांसलेट हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान तमिल भाषी लोगों से ईयरफोन लगाने की अपील भी की, ताकि वो एआई तकनीक की मदद से तमिल में उनका भाषण सुन सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहला अवसर है जब उनके हिंदी भाषण का किसी दूसरी भाषा में रियल टाइम लाइव अनुवाद हो रहा है। उन्होंने इस एआई तकनीक की तारीफ करते हुए कहा कि भविष्य में ज्यादा लोगों से जुड़ने के लिए वो इसका और अधिक इस्तेमाल करेंगे। जिस एआई तकनीक के जरिए प्रधानमंत्री के हिंदी भाषण का तमिल में अनुवाद किया गया, उसका नाम भाषिणी है।